हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप इंडियन पॉलिटी के PYQ सीरीज के लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम मिसलेनियस टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्नों की श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने विविध क्षेत्र से आए हुए अनेक प्रश्नों पर चर्चा की थी और इन्हीं श्रृंखला में हम आगे के प्रश्नों को भी देखने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? राइट टू प्रॉपर्टी। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है वर्तमान समय में। ठीक है, प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार आपको मूल अधिकार के तौर पर दिया गया था, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत मिलता था और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मिलता था। ठीक है, इन दो अनुच्छेदों के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। वास्तव में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार का पोर्शन था, वो ये गारंटी देता था कि निजी संपत्ति को केवल सार्वजनिक पर्पस के लिए लेना होगा और यदि लिया जाता है तो कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उचित प्रतिबंधों के अलावा आप संपत्ति को नहीं ले सकते, ये संरक्षण देता था 31। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा क्या किया गया, इन दोनों को संविधान से हटा दिया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया, जो है अनुच्छेद 300A। और अनुच्छेद 300A जो है वो आपको संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के तौर पर देता है और यह वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। और यह भी ध्यान रखिएगा, यह अधिकार केवल नागरिकों के लिए नहीं है, यह अधिकार सभी के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत अब यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। जब हम किसी भी व्यक्ति कह रहे हैं तो यहां पर नागरिक और गैर नागरिक का भेद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? फेडरल कैरेक्टर की बात हो रही है। आपको संघीय तत्व को जो बेस्ट सूट कर रहा हो, जो अनिवार्य विशेषता हो, वह बतानी है। पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। देखिए, यहां पर आपसे संघीय स्वरूप को पूछ रहा है, तो संघीय स्वरूप का मूल अधिकार से कोई सीधा लेना देना नहीं है, तो डी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे। इसकी कोई बहुत संघीय व्यवस्था से कोई सीधा लेना देना नहीं है। अगर हम अमेरिकन मॉडल में देखते भी हैं तो क्षेत्र से, यानी कि राज्यों से प्रतिनिधि चुन करके वहां भेजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो मंत्रिमंडल में होंगे या नहीं होंगे, ये कोई आवश्यक तत्व नहीं है। तीसरी बात, संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों प्रतिनिधि हो सकते हैं, तो यह तथ्य पूर्णतः सत्य नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघीय व्यवस्था का एक इसेंशियल एलिमेंट है, यह ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था का एक मूलभूत तत्व है। आप अमेरिकन मॉडल को जब ध्यान से देखेंगे तो वहां से आपको ये चीज पता चलेगी कि न्यायपालिका को वहां सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है। ठीक है, तो न्यायपालिका जो है वे सभी अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करती है। तो अगर हम देखें तो संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका अटूट रूप से जुड़ी हुई होती है और यह स्वतंत्र न्यायपालिका इसका मूलभूत तत्व भी होती है। तो आप इसमें ए लगा दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप में संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। तीसरा, बहुत से व्यक्ति जो निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय तक अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। और चौथा, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, तो यहां देखिए राज्य का संबंध जो है, यहां पर जो राज्य पूछा गया है ये अनुच्छेद 13 वाला राज्य नहीं है। यहां पर राज्य पूछा जा रहा है पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर जो आपको राज्य का संदर्भ लेना है वह लेना है स्टेट का मतलब नेशन स्टेट वाली बात हो रही है। यहां पर स्टेट का मतलब नेशन से है, यहां पर स्टेट का मतलब स्टेट जो राज्य होते हैं देश में हमारे उससे नहीं है। तो पहली चीज तो क्लियर है कि यहां पर राज्य शब्द एक व्यापक संदर्भ में लिया गया है, न कि जो संघीय इकाइयों में छोटी इकाइयां होती हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखिए राज्य होने की जो इसेंशियल कंडीशन है, जो मूलभूत तत्व है वो क्या है कि एक समुदाय होना चाहिए, एक व्यक्तियों का समुदाय होना चाहिए, उस पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होनी चाहिए। सबसे इसेंशियल क्या है, संप्रभुता होनी चाहिए, बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने को स्वतंत्र हो। ठीक है, ये एक इसेंशियल फीचर है राज्य का। उसके बाद एक निश्चित भूभाग होना चाहिए जहां स्थायी रूप से वे रहते हों और एक संगठित सरकार होनी चाहिए, यानी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इन चारों उत्तरों में लगभग बातें सेम है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि ए में बिना किसी बाहरी नियंत्रण वाले तत्व को सम्मिलित किया गया है और इन सब में इस भाग को, बस इस मुद्दे को इग्नोर किया गया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी को राज्य कहने में। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ए ही सही होगा। बाकी सब में लगभग मोर और लेस सेम बात ही है, थोड़े बहुत अंतर है, जैसे कि संगठित लोग हैं, स्वयं पर शासन करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, जीविका के साधनों को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, इसमें दूसरे में संस्कृति, परंपरा, शासन व्यवस्था को बनाए रखते हैं। शासन व्यवस्था की थोड़ा सा एलिबरेट कर दिया है चौथे वाले ऑप्शन में, जहां ये कह रहा है कि केंद्रीय प्राधिकारी या केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व वाली कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। ये सभी इसेंशियल तत्वों में आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जब तक वो सॉवरेन नहीं होगा तब तक वो राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी विशेषता है और यह केवल पॉइंट नंबर 1 में है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो एक उदार लोकतंत्र है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अस्तित्व होगा और तीनों के मध्य में शक्तियों का पृथक्करण किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर एक इसेंशियल एलिमेंट होगा, एक आवश्यक तत्व होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत विधायी शक्तियों को अलग, कार्यकारी शक्तियों को अलग और जो न्यायिक शक्तियां हैं उनको अलग किया जाएगा। और यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा, नियंत्रण और संतुलन को मेंटेन किया जाएगा। शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंस की पॉलिसी होगी। ठीक है, नियंत्रण बोलेंगे इसको, नियंत्रण तथा संतुलन की पॉलिसी विभिन्न अंगों के मध्य में, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य अपनाई जाएगी। तो इसका बेहतर उत्तर डी होगा। ठीक है, बाकी जैसे निर्वाचित सरकार है, शक्तियों का केंद्रीकरण तो बिल्कुल अपोजिट है, हो ही नहीं सकता।
प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका किसी भी तरीके से उदार लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकती। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब कमिटेड जुडिशरी, ठीक है। हालांकि भारत के जो संवैधानिक इतिहास है उसमें ये एक शब्द एक बार आता है इंदिरा गांधी के समय में, जब कहा जाता है कि भारत में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की जरूरत है, हमें कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए। कमिटेड टू हुम, प्रतिबद्ध किसके प्रति? कमिटेड टू संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमें एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहिए, ऐसा आया था। यह जिक्र एक बार आपको संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे तो मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं पे प्रतिबद्ध हो, परिबद्ध हो, ठीक है। तो कोई भी संवैधानिक सरकार कौन सी होगी? जो संविधान के अंतर्गत चलती होगी, जो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत काम करेगी, वो संवैधानिक सरकार है। यानी कि उस सरकार की शक्तियों और कार्यों की सीमाओं को कौन निर्धारित करेगा? वो निर्धारित करेगा आपका जो संविधान है, ठीक है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो परिसंघीय संरचना संवैधानिक सरकार का एसेंशियल फीचर नहीं हो सकती। प्रमुख नाम मात्र का हो या वास्तविक शक्तियों वाला हो, इसका कोई बहुत सीधा संबंध संवैधानिक सरकार से नहीं है। लेकिन वह सरकार जो संविधान की सीमाओं के अंतर्गत काम करने को बाध्य हो, वह सरकार ही संवैधानिक सरकार कहलाने योग्य है। इसलिए इसका उत्तर डी बेहतर है। अगले टॉपिक पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालस्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया, ठीक है। तो देखिए, ये दो कमिटीज हैं जो भारत में प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से मुख्यतः बनाई गई, ठीक है। एन गोपालस्वामी अयंगर कमेटी जो है, यह कमेटी बनी थी आपकी, यह समिति आपकी बनी थी 1950 में। 1950 में यह समिति बनी थी और इस समिति का उद्देश्य था केंद्र सरकार के तंत्र का पुनर्गठन। इसका उद्देश्य था केंद्र सरकार के तंत्र का पुनर्गठन, ठीक है। इस समिति ने कई सारे सुझाव दिए थे, जिसमें मंत्रियों के लिए समूह बनाना, है ना, प्रशासनिक क्षमताओं में कैसे सुधार किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कैसे सुधार किया जाए, इसको लेकर के कई सारी रिकमेंडेशंस दी थी। लेकिन इन्होंने ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर के रिकमेंडेशन नहीं दी थी, इसलिए यह पॉइंट गलत है। दूसरा, यह कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 था, उसने ये कहा था कि एक कार्मिक विभाग का गठन किया जाए, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि कार्मिक विभाग का गठन किया जाए और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा जाए, ठीक है। तो इसकी इस रिकमेंडेशन को माना गया था और 1970 में, 1970 में इसकी रिकमेंडेशन को मानते हुए 1970 में जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, ठीक है, जो कैबिनेट सचिवालय है, उसके अंतर्गत, कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत कार्मिक विभाग की स्थापना की गई। कार्मिक विभाग की स्थापना की गई और जो बेसिकली काम करता है पीएमओ के अंतर्गत। और यह कार्मिक विभाग किसके अंतर्गत काम करता है? यह काम करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, ठीक है,
आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा और याद भी रखिएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, जो कार्मिक विभाग है, वो हमेशा प्रधानमंत्री के पास होता है। इसमें राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, इसमें किसी को राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है, लेकिन ये विभाग हमेशा प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। और यहां से एक प्रश्न आपके लिए है जो आप कमेंट में बताएंगे, जवाब देंगे कि जो आईएएस है वो किस विभाग को रिपोर्ट करता है, ठीक है, और जो आईपीएस है, जो इंडियन पुलिस सर्विस में है, वो किस मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो आप इसमें बी लगाएंगे, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 177, और नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। देखिए, पहली बात यह है कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, यह सिद्धांत आप सभी लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि केशवानंद भारतीवाद में दिया गया। यह सिद्धांत जो है केशवानंद भारतीवाद में दिया गया, और कहीं पर भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। 1973 में जो केशवानंद डिसीजन था, वहां पर यह सिद्धांत तो दिया गया, लेकिन कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, कि मूल ढांचे में क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट केस टू केस इस पर डिसीजन लेता है, ठीक है, कि ये मूल ढांचा है या नहीं है। तो परिभाषित करता है ये कहने के कारण ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू को लेकर के कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। स्पष्ट तौर पर कहीं पर जुडिशियल रिव्यू जैसा टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। यह कुछ अनुच्छेदों के इंटरप्रिटेशन से आहरित जरूर हो सकता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह कहीं पर भी संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं करी है। तो इस कारण यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो 117वें क्वेश्चन में आपका ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है, ठीक है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी के बारे में प्रश्न है। पहला, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, यानी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको वो बढ़ाता है, बेहतर करता है। दूसरा, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, यानी कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। तीसरा, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है। चौथा, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, यानी ये पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करता है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेसिकली है क्या? जो नौकरशाही है वो आपकी स्थायी कार्यपालिका है, ठीक है। अगर हम भारत में कार्यपालिका की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो भारत में स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका पाई जाती है। जो अस्थायी कार्यपालिका है वो 5-5 साल पे बदलने का प्रावधान है, जिसमें आप पॉलिटिकल लीडरशिप देखते हैं जिसको। और जो स्थायी कार्यपालिका है, जो कि ब्यूरोक्रेसी है, वो लगातार काम करती है, अपनी रिटायरमेंट की एज तक ये काम करती है, ठीक है। ये स्थायी रहते हैं, और ऊपर जो इनके टॉप पर है, जो इनको हेड करते हैं, वो अस्थायी होते हैं। ये एक मेथड है ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का, जो कि मैक्स वेबर ने बताया था, ठीक है। तो ये चूंकि कार्यपालिका है, तो इसका मूल काम क्या है? लोक नीति को क्रियान्वयन करना। कार्यपालिका का काम पॉलिसी एग्जीक्यूशन है, ठीक है, ना कि उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं, ना ही आप संघीय ढांचे को लेकर के इसको कोई भी काम देते हैं, ना ही आप इसको लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए कोई जिम्मेदार है। तो बेसिकली इन चीजों से इसका सीधा रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप डी लगाएंगे, ये लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है
के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने वालों के लिए अनिवार्य है। तो देखिए, जो आधार है उसके अंतर्गत डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब आप अपना आधार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आधार का जो मेटा डेटा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अधिकतम 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने तक। ठीक है, तो 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, राज्य जो है वो किसी भी प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ आधार डेटा शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से ये कहा गया कि कोई भी जो प्राइवेट कॉरपोरेशन है उसके साथ आधार का डेटा साझा नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हालांकि जो आधार एक्ट था उसमें जो सेक्शन 54 था उसमें कहा गया था कि हम आपका डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो तीसरा कह रहा है कि बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी निजी कंपनी, कोई भी कंपनी बाध्य नहीं कर सकती आपको आधार देने के लिए। ठीक है, और निजी कंपनियां या बीमा कंपनियां इसके लिए बाउंड नहीं कर सकती आपको आधार देने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा, अगर संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करना है, यानी कि आपको कोई पैसा दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है, अनाज दिया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो सब्सिडी हो या अनाज हो, किसी भी प्रकार का लाभ यदि आप प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको भारत की संचित निधि से अगर ये पैसा मिल रहा है तो आपको आधार की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। देखिए, एक अधिनियम बनाया गया था वर्ष 2016 में, उसमें आधार वित्तीय व अन्य सब्सिडी लाभ व सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम था। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी को ये लाभ, सब्सिडी या सरकार से कुछ बेनिफिट्स लेने हैं तो उसे अपना आधार डेटा आवश्यक रूप से जमा करना होगा। तो यह एक बिल्कुल सही फैक्ट है। तो इसमें जो है 2 और 4 सही है, बाकी गलत है, तो आप इसमें बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? देखिए, गांधी और मार्क्स बहुत आइडियलिस्टिक लोग हैं और इनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों मोटे तौर पर एक बहुत ही बेहतर बात करते हैं। जो दोनों में कॉमन है, दोनों समानता की बात करते हैं। हालांकि दोनों की मेथोडोलॉजी अलग है, ये प्राप्त करने का तरीका अलग है। दूसरी चीज, उनकी राज्य की संकल्पनाएं अलग हैं, उनका संघर्षों को लेकर के विचार अलग है। तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं दोनों के बीच में। अब यहां पर पूछा यह जा रहा है कि समान सहमति किस पर है? ठीक है, एक अंतिम लक्ष्य के बीच में राज्य विहीन समाज। ठीक है, गांधी और अंबेडकर दोनों कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो स्टेट है वो शोषक है, राज्य की अस्तित्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंत में हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां राज्य की संकल्पना ना हो, स्टेट किसी भी फॉर्म में होगा वो शोषण ही करेगा। तो ये दोनों के बीच में कॉमन बात है। जो वर्ग संघर्ष है ये मार्क्स का आइडिया है, गांधी का नहीं। ठीक है, गांधी वर्ग संघर्ष की बात कभी नहीं करते हैं। यहां तक कि अगर आप गांधी को ध्यान से देखते हैं तो गांधी जाति व्यवस्था के भी विरोधी नहीं हैं। वे जातियों के मध्य भेदभाव और छुआछूत का विरोध तो करते हैं, वे जातियों के मध्य समानता की बात तो करते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था समाप्त करने की बात नहीं करते। तो वर्ग संघर्ष का जो आइडिया है वो मार्क्स का है, गांधी का नहीं है। निजी संपत्ति की समाप्ति, इस पर भी गांधी और मार्क्स एक समान नहीं है। ठीक है,
तो यहां पर भी विरोध है दोनों के बीच में। आर्थिक नियतिवाद ये मार्क्स और एंजल्स का आइडिया है, ना कि गांधी का। तो अगर आप देखेंगे तो राज्यविहीन समाज एक अंतिम लक्ष्य दोनों का है, तो यहीं पर यानी कि ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार? ठीक है, संवैधानिक सरकार। देखिए, अभी आपसे थोड़े समय पहले ही एक प्रश्न पूछा गया था संवैधानिक सरकार को लेकर के, ठीक है, और वहां पर आपसे क्या बताया गया था कि ये आज के ही सेशन में था ना, कि ऐसी सरकार जो संविधान के दायरों में सीमित होकर काम करे। ठीक, तो अब देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है, तो क्या ये विधानमंडल की सरकार होगा, लोकप्रिय सरकार होगा, बहुदलीय सरकार होगा? नहीं, ये किसी और में भी हो सकता है, लेकिन वह एक निश्चित तौर पर सीमित सरकार होगी, उसके पास सीमाएं होंगी और वे सीमाएं संविधान द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, संविधान ये निर्धारित करेगा कि आप नागरिकों को क्या शक्तियां देंगे, क्या शक्तियां नहीं देंगे। आप सरकार की शक्ति को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करेगा संविधान, और बताएगा कि ये वाली शक्तियां नागरिकों के पास रहेंगी, सरकार के पास नहीं रहेंगी। तो वास्तव में सीमित सरकार संवैधानिक सरकार के अर्थ के हिसाब से बेहतर ऑप्शन है इस प्रश्न में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन करने के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, मतलब नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है अगर निजी पक्षकार को जनजातीय भूमि का जमीन दे दिया गया। तो ये आपने कई सारे डिस्कशंस में 2-3 वीडियोस में कम से कम तब तक देख लिया होगा कि जो ट्राइबल लैंड है, जो जनजातीय भूमि है, उसका संबंध, उसके अधिकार और शक्तियों के ट्रांसफर करने से संबंध 3री, 5वीं, 9वीं और 12वीं अनुसूची में से किस में है? तो आप बिल्कुल सीधे इसके जवाब में जा सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि 5वीं अनुसूची में जो जनजातियां हैं, उनके संपत्ति, उनके अपनी प्राकृतिक आवास के अधिकार को मान्यता दी गई है। वर्तमान में आज के समय में 10 राज्य हैं जहां पर ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नियम लागू हैं। इसमें आपका आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। तो ये वे राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। यहां पर अगर किसी बाहरी व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण किया जाता है तो उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा, अकृत और शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है और आपको यह बहुत आसानी से अब तक याद भी हो गया होगा इतने डिस्कशंस के बाद कि अगर अनुसूचित भूमि, अनुसूचित जनजाति, उनके अधिकारों को लेकर कुछ आता है तो आप सीधे 5वीं अनुसूची में चले जाइए। यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? फ्रीडम। ठीक है, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, क्या यह फ्रीडम है? नियंत्रण का अभाव फ्रीडम हो सकता है, स्वतंत्रता हो सकती है। या इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, यह फ्रीडम हो सकती है। या स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, यह स्वतंत्रता हो सकती है। ठीक है, देखिए, ये जो स्वतंत्रता की परिभाषा है ना, इस परिभाषा को आप बिल्कुल पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपके समय में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। वे अनफ्रीडम्स की बात करते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि आपके पास जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब अनफ्रीडम्स हैं, और आप जितना अपनी पर्सनालिटी को, आप जितना अपने आप को विकसित करने के अवसर पाते हैं, उतना ज्यादा फ्रीडम है उस देश में। ठीक है, तो अमर्त्य सेन के आइडिया से लिंक्ड है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता केवल तभी हो सकती है जब आप अपने आप को बेहतर और सर्वाधिक बेहतर तरीके से विकसित करने के अवसर प्राप्त करें। यही स्वतंत्रता है। आपके पास विभिन्न प्रकार के विकल्प हों, अवसर हों, जिनसे आप अपना सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट विकास कर सकें,
इसी को हम स्वतंत्रता कहेंगे। तो यह बिल्कुल सही है कि स्वतंत्रता को हम स्वयं को पूर्णतः विकसित करने और विकसित करने के अवसर के रूप में देखेंगे। देखिए, नियंत्रण का अभाव स्वतंत्रता नहीं हो सकती, ठीक है। प्रतिबंधों की अनुपस्थिति अगर नियंत्रण की अनुपस्थिति है तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं अराजकता की ओर ले जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे जो नियंत्रण के अभाव को मानते हैं कि इसका ऑप्शन हो सकता है, तो यह नहीं हो सकता, ठीक है। नियंत्रण का अभाव निश्चित तौर पर अराजकता की ओर जाएगा, एक अलग ही तरह की स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी जहां पर किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। तो यह आपको सच्चे स्वतंत्रता के अर्थों पर नहीं दिखाई देगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो भारतीय संविधान आपको किसकी दे रहा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, है ना, इन सब की स्वतंत्रता दे रहा है। तो ये स्वतंत्रताएं आपको कब मिलेंगी? जब आपको पूर्णतः विकसित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तो इसका बेहतर ऑप्शन डी है, ठीक है। इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकना ये स्वतंत्रता नहीं है, ये भी एनार्की का कारण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? ठीक है, देखिए, भारत के संविधान की सबसे खूबसूरत बात, और जिसे आप बार बार पढ़ते भी रहे हैं बार बार, अभी परसों जब आपका कुछ दिन पहले आपका जो वो था संविधान दिवस था, उसमें राष्ट्रपति ने भी इसे कोट किया कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल ये है कि 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, 1951 में हमारे देश में पहला संविधान संशोधन हो जाता है, ठीक है। और 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो वास्तव में अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ता है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो 1951 में पहला जो है संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ, इसने क्या जोड़ा? अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा, ठीक है। 31A और 31B को जोड़ा, पूरा लिख दें नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा आपको, और 31B को जोड़ा, ठीक है। और 31B में कहा गया कि जो भी 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकेगी, ठीक है। अब आप देखिए, ये हो रहा है संविधान संशोधन 1951 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? इसमें आपको डाउट ही नहीं होगा कि उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर पंडित नेहरू है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है, यह राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद है। तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो क्या होगा? सीधा प्रश्न यह है, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्रतिनिधि के अधीन प्रयोज्य होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। देखिए, 356 जैसे ही लागू होता है अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इस पर हम लोगों ने एक वीडियो में थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती, ठीक है। इमीडिएटली भंग करने की आवश्यकता नहीं है, उसे निलंबित करके भी रखा जा सकता है यदि सरकार बनने की भविष्य में संभावना बन रही है तो, ठीक है। तो स्वतः भंग हो जाती है, ये कहना तो गलत है। लेकिन इसके साथ साथ जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राज्य की जो कार्य करने की शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित हो जाती हैं, जो विधायी शक्तियां हैं, जो विधि बनाने की शक्तियां हैं, वे संसद में निहित की जा सकती हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और राज्य का जो कार्य है वो मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति की सहायता से राज्यपाल द्वारा संपादित किया जाता है, ठीक है। ये स्थितियों में परिवर्तन आता है। तो
बेसिकली क्या होता है कि जो विधानमंडल की शक्तियां हैं वो संसद द्वारा, यानी कि अगर वहां पर कोई कानून बनाना है राज्य के लिए या राज्य का बजट पारित करना है तो ये सब काम कौन करेगा? संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग किया जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है राष्ट्रपति जी, नहीं, राष्ट्रपति नहीं बना सकता, संसद विधियां बनाएगी। विधियां बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर बी लगाएंगे। यहां से एक प्रश्न और उठता है जो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इसका जवाब भी कमेंट करके दीजिएगा कि क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? कानून तो नहीं बना सकता, क्या अध्यादेश जारी कर सकता है उस राज्य के लिए? ये भी आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? लॉ एंड फ्रीडम। ठीक है, यदि विधियां अधिक होंगी तो स्वाधीनता कम होगी। ठीक है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। ठीक है, अब देखिए, ये वास्तव में ये भी एक आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो अमर्त्य सेन का आइडिया था। तो पॉलिटिकल साइंस में एक थिंकर हुए हैं जॉन लॉक। ठीक है, तो जॉन लॉक कहते हैं कि वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं होगी। अच्छा, इस टॉपिक पर ऐसे भी लिखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यह बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट ही है कि जहां विधि नहीं है वहां स्वाधीनता भी नहीं हो सकती। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न अभी 2 प्रश्न पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्वाधीनता हमेशा नियमों के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो जहां विधि नहीं है वहां स्वाधीनता भी नहीं है। यही मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन है विधि और स्वाधीनता का। ठीक है, क्योंकि अगर विधियां नहीं है और स्वाधीनता है तो वो स्वाधीनता अनार्की में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता हमें व्यक्ति को स्वतंत्र जीने, अपना डेवलपमेंट करने, उसके संभावनाओं को बेहतर ढंग से रिजल्ट में कन्वर्ट करने, इन सब से जोड़ करके देखनी है। मनमानी को स्वतंत्रता नहीं कह सकते। ठीक है, मनमानी को स्वतंत्रता कहना गलत है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए, ये स्टेटमेंट तो बार बार आपने सुना होगा कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, केवल और केवल यदि किसी व्यक्ति को आधार के लिए अप्लाई करना है तो आवेदन करने से 182 दिन पूर्व से उसे भारत में रहना होगा। ठीक है, वो जो है आधार के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसे जो जारी करने वाला प्राधिकरण है, इसे जो जारी करता है वो UIDAI है। UIDAI है। ये जो है क्या आधार संख्या को सस्पेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो देखिए, कई सारी परिस्थितियों में यह कहा गया है कि आधार को निष्क्रिय या सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे अगर बायोमेट्रिक्स मिसमैच कर रही हैं, यदि एक ही व्यक्ति ने अलग अलग नाम से अपने आधार कार्ड बनाए हुए हैं या लगातार 3 सालों से आधार का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, निष्क्रिय भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि अब बाल अधिकार
हाँ, बाल आधार करके बनता है, बच्चों का आधार कार्ड बनता है। तो बच्चे जब 15 साल के हो जाएं तो उनको आधार कार्ड अपडेट कराना होता है। अगर उन्होंने अपडेट नहीं कराया है तो उनका आधार निष्क्रिय हो जाएगा। तो कई सारे मामलों में इसको निष्क्रिय किया जा सकता है। तो ना तो इसका नागरिकता के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और निष्क्रिय कर सकती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो इसमें आप डी लगाइए क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अहर होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो कहा गया है उसकी धारा 23(1) कहती है कि जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित करी जाएगी, ठीक है, जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित करनी है, ठीक है, इसको निर्धारित करने का काम जो है एनसीटीई करेगा। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन करेगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद करेगा, ना कि राज्य का अपना जो शिक्षा परिषद है। ठीक है, तो ये नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स एजुकेशन द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये चीज गलत हो जाती है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि शिक्षण हेतु अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों के द्वारा, यानी कि इसके निर्देशों के अंतर्गत अध्यापक शिक्षण परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो करेगी और इसके डायरेक्शंस जो होंगे उसके हिसाब से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा जो ये कह रहा है कि 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान राज्य सरकार के अंदर आते हैं, नहीं, ये गलत है, ये भी एनसीटीई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो अध्यापक शिक्षा संस्थान है, तो यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सॉरी, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है, तो आपका प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें तो केवल 2 सही है, आप इसमें बी लगाइए। ठीक है, जितने भी अधिकांश शिक्षा संस्थान हैं वो सब एनसीटीई के अंतर्गत ही आते हैं, एनसीटीई के अंतर्गत ही संपादित किए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर के है, जो ये कहता है कि 2013 का जो अधिनियम है इसके अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। तीसरा, गर्भवती महिलाएं और दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है गांवों की 75% आबादी और शहरों की 50% आबादी को जो है खाद्य सुरक्षा देने की बात की गई थी। ठीक है, अब क्या है कि अगर पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो केवल गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं उन्हीं को राशन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसके अंतर्गत जो राशन दिया जाता है वो बीपीएल के साथ साथ अंत्योदय वाले को भी दिया जाता है, अंत्योदय कार्ड धारकों को भी दिया जाता है, और सबसे ज्यादा इसमें जो लाभ है वो अंत्योदय परिवारों के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लाभ अंत्योदय परिवारों के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। इनको 35 किलो राशन जो है प्रति माह मिलता है प्रति परिवार। ठीक है, तो ये प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करते हैं। तो केवल ये नहीं कह सकते कि केवल गरीबी जिनके पास बीपीएल कार्ड है उन्हीं को मिलेगा, तो ये गलत हो जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट जो है कि
18 वर्ष या उससे ऊपर की महिला को परिवार की मुखिया के तौर पर मान्यता दी जाएगी। इस उद्देश्य से, राशन कार्ड निर्गत करने के उद्देश्य से यह बिल्कुल सही है, यही प्रावधान किया गया था। जहां तक गर्भवती महिलाओं और दुग्ध पिलाने वाली महिलाओं के लिए प्रावधान है, ठीक है, तो पोषण संबंधी जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं वो ICDS और मिड डे मील के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। जो इसके अंतर्गत योजनाओं के अंतर्गत लाभ है वो वास्तव में 6,000 रुपये का जो है मातृत्व लाभ प्राप्त करने का है। 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसमें भी आप केवल 2 लगाएंगे क्योंकि पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट प्रश्न। लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। ठीक है, तो जो लोकतंत्र का जो सबसे बेहतरीन गुण है वो क्या है इनमें से? क्या वो आम लोगों को, अगर हम साधारण पुरुषों और महिलाओं की बात कर रहे हैं तो क्या वो आम लोगों की बुद्धि और चरित्र को बेहतर बनाता है? ठीक है, बुद्धि और चरित्र का मतलब यहाँ गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता से है, क्या उसको बेहतर बनाने के लिए लोकतंत्र होगा? दूसरा, क्या जो रूल कर रहे हैं, जो कार्यपालक नेतृत्व है, उनको सशक्त बनाने के लिए लोकतंत्र है, या एक बेहतर व्यक्ति बनाया जाए जो गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त हो, या दलीय कार्यकर्ताओं का समूह बनाया जाए जो बहुत समर्पित हो? ये काम लोकतंत्र में इनमें से किसका है? मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा काम है? तो देखिए, अब ये फिर एक आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है। वास्तव में JS मिल एक पॉलिटिकल थिंकर थे बहुत बड़े। इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर अपने विचार दिए और उसमें उन्होंने प्रतिनिधिपूर्ण लोकतंत्र की जो फीचर्स हैं उन पर चर्चा करी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी सरकारें, जो लोकतंत्र है, ठीक है, वह लोगों की गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, लोगों की गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, क्रियाशील बनाता है, वह लोकतंत्र का एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, और इनमें से बाकी चीजें एक दूसरे को निगेट कर रही हैं। जैसे लोकतंत्र केवल दलीय कार्यकर्ताओं के लिए नहीं होता है, केवल दूरदर्शिता और गतिशीलता को सुनिश्चित नहीं करता है, और केवल सरकार को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र नहीं होता है। ठीक है, जो मिल साहब थे, जो JS मिल साहब थे, उन्होंने पहली बात तो ये कही थी कि ये जो है लोगों की गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। इन्होंने इसका दूसरा मापदंड भी बताया था कि सरकार जो है वो अपनी क्षमताओं का उपयोग सामान्य हित के लिए, जनता की क्षमताओं के लिए करेगी, जनता की क्षमताओं को बढ़ाते हुए और उनका इस्तेमाल करते हुए जन सामान्य का हित बढ़ा रही होगी। ये 2 गुण JS मिल ने बताए थे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर अपने थॉट देने वाली बुक में। ठीक है, थॉट्स ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट करके बुक का नाम था। तो इसका जो बेहतर उत्तर है वो A है। ठीक है, ये JS मिल का आइडिया है, आप चाहें तो यहाँ पे नाम नोट रख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर है। तो थोड़ा सा आप देखें कि जो कभी कभी 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं जहां पर आपको लगता है कि यार ये तो पॉलिटी में नहीं पढ़ा था, तो कई बार ये चीज़ें होती हैं जो किसी थॉट बेस्ड होती हैं। जैसे आपको मैंने अमर्त्य सेन वाला एग्जाम्पल दिया, अनफ्रीडम्स का कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जागरूक रहना होगा, क्योंकि इसमें 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे ये प्रश्न आपका 2017 का है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही, और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं जो मिसलेनियस एरिया से बच रहे हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और आप निश्चित तौर पर कमेंट करें और बताएं कि कैसा आपको तैयारी में इसका लाभ मिल रहा है, और किस प्रकार से आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं आप उसके उत्तर अपने कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।